हेलो गाइस, सभी का मेरे चैनल पवन कुमार भाई जोग्राफी भाई पवन कुमार सर में आपका स्वागत है। और आज का चैप्टर है ग्लोब अक्षांश और देशांतर एनसीईआरटी का कक्षा 6 का दूसरा चैप्टर है ग्लोब और अक्षांश और देशांतर। तो आज हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतरों की बात। जो आप ये सोचते हैं छठी क्लास के एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, जो ये गलतियां हैं जो अपना आगे तक करते हैं इनका अभी सॉल्यूशन हो जाएगा, तो इनका अभी से ध्यान रखो। ठीक है। ग्लोब, पहला प्रश्न यही बनता है कि ग्लोब क्या है। अपनी पृथ्वी का जो वास्तविक प्रतिरूप है ये ग्लोब है, जिसमें अपन महाद्वीप महासागरों को दर्शाते हैं। ठीक है। ग्लोब इस प्रकार का होता है। ये ग्लोब का स्टैंड है। ठीक है। ग्लोब इस प्रकार का होता है। इसमें ये है कि ये जो दो अक्षों से ये सुई, ये जो ग्लोब है ये अपने पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, जिसमें महासागर महाद्वीप वगैरह अपन दर्शाते हैं। ग्लोब कई प्रकार के होते हैं, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। छोटे ये कि अपन पॉकेट वगैरह में रख ले, जो काम आ जाता है। गुब्बारे टाइप भी आते हैं जिसको अपन रख के ले जा सकते हैं। लेकिन बड़े ग्लोब है उनको रख के नहीं ले जा सकते, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। ठीक है। वे ग्लोब है। इसमें ये है कि एक काल्पनिक सुई से इसका अक्ष टिका हुआ होता है। ठीक है। ये अक्ष है, अक्ष। अक्ष का मतलब होता है सरफेस, जहाँ पे पृथ्वी ढकी हुई है। किसी भी चीज का अक्ष ये होता है कि उसका सरफेस होता है कि बेस, जहाँ पे वो चीज टिकी हुई है, जहाँ पे वो स्थिर है। जो अपनी पृथ्वी है ग्लोब है, पृथ्वी में ग्लोब दर्शाया हुआ है, तो ये ग्लोब एक स्थिर नहीं है, ये घूमता रहता है। ठीक है। इसका टर्न होता है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर ये घूमती रहती है। ये अपने पृथ्वी का प्रतिरूप है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता रहता है। ठीक है। ये अक्ष है। ये अक्ष में ये जो काल्पनिक रेखा है सूर्य के आकार की, जो अपने इस ग्लोब को स्थिर रखती है, ये अपना है उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। जो उत्तरी ध्रुवव्रत कहलाता है, ध्रुवव्रत। ठीक है। और ये दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया अपना दक्षिणी ध्रुव। ये सूर्य का आकार का है, जो अपने काल्पनिक रेखा है। ये अपने जो पृथ्वी है जो स्थिर नहीं रहती है, घूमती रहती है। ठीक है। घूमना निकला है जो आगे आप बता दी जाएगी आपको। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है। ये उत्तरी ध्रुवव्रत है, ये दक्षिणी ध्रुवव्रत है। ठीक है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर टर्न लेती है। काफी बार ये दिक्कत आती है कि अपन ये समझते हैं कि पृथ्वी पता नहीं पूर्व से पश्चिम घूमती है, पश्चिम से पूर्व। काफी बच्चों की ये दिक्कत आती है। तो अपने का ये सबसे सही आसान ये तरीका है, अपनी जो घड़ी है जो अपन हाथ में पहनते हैं, जो घड़ी है अपनी टर्न करती है इस प्रकार। ठीक है। और ये अपने इस प्रकार, जैसे अपन ये देखते हैं घड़ी है इस हिसाब से रखते हैं, तो अपनी ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है घड़ी। और जो अपना ये ग्लोब है पृथ्वी है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो इसका ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अपने को अंदाजा लगा लेना है अपनी जो हाथ की घड़ी है कि भाई ये पृथ्वी है जो ग्लोब है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ठीक है। अब बात करते हैं अक्षांश और देशांतर। ठीक है। ये उत्तरी ध्रुवव्रत हो गया, दक्षिणी ध्रुवव्रत हो गया। ये इस प्रकार आपने डेटा हो गया। ठीक है। ये अपनी वो हो गई ग्लोब। ठीक है। इसमें अक्षांश रेखा जो होती है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा। ठीक है। अक्षांश होती क्या है? ये वृत्त के आकार की रेखा होती है जो समांतर इस प्रकार चलती रहती है। ठीक है। समांतर चलती रहती है इस प्रकार से। ये वृत्त के रूप में होती है। जो ये समांतर रेखा है वृत्त के रूप में कहलाती है। ये 0 डिग्री अक्षांश वृत्त रेखा है। ठीक है। 0 डिग्री है। अब ये पृथ्वी है,
0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं की मेन तो बात ये कि ये इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अपने धरातल पे अपन किसी भी जगह को इंगित करते हैं, लोकेशन को ढूंढते हैं, तो अपना ग्लोब में या अपनी पृथ्वी पे है कहाँ अपने जगह, तो उसको एक पैमाने के रूप में जो अक्षांश और देशांतर रेखा है उनके रूप में माना गया है। उनके रूप उनसे ये है कि अपना जो जगह है आसानी से पहचान सकते हैं कहाँ पे और पहुंच सकते हैं उसके द्वारा। ठीक है, ग्लोब में बताया दिया। अक्षांश ये है कि जो अर्धवृत्त के रूप मतलब वृत्त के रूप में रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं होती है, जिसे क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। क्षैतिज रेखा भी होती है। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा है, सीधी रेखाएं होती है। ठीक है, अक्षांश रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 23.5 डिग्री आती है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री और ये यहाँ 90 डिग्री। ठीक है, ये कर्क रेखा कहलाती है, कर्क रेखा। ये मकर रेखा कहलाती है, इसके नीचे आती है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री, ये मकर रेखा और ये 66.5 डिग्री, ये दक्षिणी ध्रुव व्रत कहलाता है, दक्षिण ध्रुव व्रत। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव व्रत। ये 23.5 डिग्री है, मकर रेखा हो गई, कर्क रेखा हो गई। ठीक है, ये जो अपने विश्व को है 2 भागों में विभाजित करती है। क्षैतिज रेखा है जो अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री विश्व रेखा है, ये अपने पृथ्वी को 2 भागों में विभाजन करती है, इसलिए 0 डिग्री माना गया। ठीक है, इसको इसके 90 ही उत्तरी ध्रुव व्रत में है और 90 ही दक्षिणी ध्रुव व्रत में अक्षांश रेखा है। ये व्रत के रूप में है, न कि एक अर्धवृत्त के रूप में। जो देशांतर रेखा मैं बता दूंगा वो अर्धवृत्त के रूप में है, ये अपने व्रत के रूप में है। जिस प्रकार देखो मैं बताता हूँ, ये जो रेखा है विषुवत रेखा, ये अपने को पीछे का साइड दिख नहीं रहा, उस हिसाब से ये इस प्रकार है। ये पूरे व्रत के रूप में है, अक्षांश रेखा व्रत के रूप में। ठीक है, अब ये तो कंफर्म हो गया कि भाई अक्षांश रेखा है, क्षैतिज रेखा है, 0 क्षैतिज रेखा है और यह व्रत के रूप में रहती है। ठीक है, कर्क रेखा मकर रेखा आपने देख ली। और अक्षांश रेखा की एक बात और ये है कि जैसे जैसे अपन ध्रुव की ओर जाते हैं तो इनकी जो लंबाई है अक्षांश रेखाओं की वो घटती जाती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है 0 डिग्री विषुवत रेखा। उसके बाद जैसे जैसे अपन ध्रुव के साइड चलते जाएंगे इनकी रेखाएं की जो लंबाई है वो घटते चल जाएगी। तो सबसे बड़ा 0 डिग्री विषुवत रेखा और सबसे कम जो बिंदु के रूप में पाया गया है 90 डिग्री ध्रुव व्रत। दोनों ध्रुव व्रत की जो है जो एक बिंदु के रूप में आकलन किया गया है। ठीक है, जैसे जैसे अपन ध्रुव की ओर जाएंगे इनकी लंबाई घटती चल जाएगी। अक्षांश रेखा 180 अक्षांश रेखा होती है, ये व्रत के रूप में पाई जाती है, क्षैतिज रेखा है। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। अपन बात करते हैं ये अपनी होगी 0 डिग्री विषुवत रेखा। ठीक है, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा और ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ठीक है, ये हो गया अपना सूर्य। सूर्य ये हो गया 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री। ठीक है, ये होगी कर्क रेखा, ये होगी मकर रेखा। देखो अच्छे समझ में जाएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ।
देखो ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये विषुवत रेखा। जो अपना सूर्य है इसकी सीधी रेखा पड़ती है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। ठीक है, यहाँ पे जो रेखा जो किरणें पड़ती है वो सीधी पड़ती है। इसी चैप्टर में दिया हुआ है कि रोचक तथ्यों के रूप में प्रयोग के रूप में दिया गया है कि आप किसी भी दीवार के अंधेरे में किसी दीवार पर एक टॉर्च से लाइट, ठीक है, एक लाइट के रूप में प्रकाश डालेंगे, पर ये सीधा है इसका प्रकाश, अपन सीधा डालेंगे टॉर्च को, टॉर्च का प्रकाश, तो ये इस प्रकार सीधा है, सरफेस पर सीधा वृत्त के रूप में प्रकाश डालेगा और तेज मार डालेगा। इसकी जो ऊष्मा की मात्रा है वो तेज होगी और ये कम सरफेस पर डालेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली कि जहाँ पे इसकी सरफेस पे जहाँ प्रकाश डालेगा सीधी किरणें पड़ेगी वहाँ तापमान अधिक होगा। उसी प्रकार जो सूर्य की किरणें है इसकी सीधी रेखा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ती है, तो यहाँ पे उष्ण कटिबंध पाया जाता है। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध इसलिए पाया जाता है कि यहाँ पे सूर्य की सीधी रेखा पड़ती है, सीधी रेखा पड़ती है तो तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा तो यहाँ उष्णता की मात्रा अधिक होगी। तो ये जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा इनके बीच में सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, इसलिए यहाँ उष्ण कटिबंध है। ठीक है, अब यहाँ पे है 66.5 डिग्री। ये अक्षांश रेखा की बात हो रही है, देशांतर की भी बात नहीं हो रही है, देशांतर की आएगी तो बता दूंगा। ठीक है, 4.5 डिग्री। ठीक है, ये हो गया अपना उत्तरी ध्रुव। ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, यहाँ पे प्रकाश की सूर्य की किरणें पड़ेगी, ये तिरछी पड़ेगी, यहाँ पे प्रकाश की किरणें पड़ेगी वो तिरछी पड़ेगी। तिरछी पड़ेगी तो ऑब्वियसली एक तिरछी पड़ेगी तो ऊष्मा की मात्रा कम होगी, ऊष्मा की मात्रा कम होगी तो ताप की मात्रा कम होगी। तो ये जो यहाँ पे ध्रुव व्रत है, उत्तरी ध्रुव व्रत है 66.5 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो उत्तरी ध्रुव व्रत है, और ये दक्षिणी ध्रुव व्रत है, यहाँ पे तो शीत पाया जाता है। शीत मतलब सर्दी, शीत कटिबंध पाया जाता है। शीत कटिबंध इसलिए पाया जाता है कि यहाँ पे ताप की मात्रा तो बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, सूर्य की किरणें सीधे पहुंच नहीं पाती, और तिरछी पहुंचती है तो बहुत कम मात्रा में पहुंचती है। बहुत कम मात्रा में पहुंचती है इसलिए शीत कटिबंध है। कर्क और मकर रेखा में सीधी पड़ती है इसलिए ये उष्ण कटिबंध है। इनके जो बीच में है ये जो शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण, ये होगा शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पे सूर्य की तिरछी रेखा पड़ती है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और यहाँ पे शीत और उष्ण दोनों पाया जाता है, ये शीतोष्ण कटिबंध है। एक बात तो यह है कि कर्क अक्षांश रेखा है क्षैतिज रेखा में पाई जाती है, विषुवत क्षैतिज रेखा में पाई जाती है और दीर्घवृत्त के रूप में होती है, दीर्घवृत्त के रूप में होती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। जो पूरी साल है जो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर यहाँ के बीच में कर्क रेखा और मकर रेखा का बीच में ही पड़ता है, और यहाँ पे उष्ण की मात्रा अधिक होती है। उष्ण की मात्रा अधिक होती है इसलिए यहाँ पे उष्ण कटिबंध है, तापमान अधिक होता है। यहाँ पे कम तिरछी रेखा पड़ती है इसलिए शीत और उष्ण शीतोष्ण कटिबंध है, और शीत के पास शीत कटिबंध में सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाती। ठीक है, ये तो अपना अक्षांश का रूप, जो इसमें कटिबंध वगैरह सब समझ में आ गया होगा। और इसी का ही आगे प्रयोग करके ये पता रखा है कि एक दीवार के ऊपर अगर सूर्य की टॉर्च इधर से जलाए, ठीक है, इधर जलाए, ये प्रकाश डाले तो ये इसका प्रकाश किस प्रकार पड़ेगा। ठीक है, मतलब तिरछा तिरछा पड़ेगा तो सरफेस पे, ज्यादा सरफेस पे जाएगा,
ताप की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, ये प्रयोग करके दिखा रखा, प्रयोग करके बता रखा है एनसीईआरटी में। अब बात करते हैं अपना देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाओं की आज तक जो पढ़ी कि अपने को ये तो पता है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 23.5 डिग्री है। इस एरिया में ये वाली जो रेखा है यहाँ पर रहने वाला वो भी 23.5 डिग्री मकर रेखा पर रह रहा है, यहाँ पे भी रहने वाला मकर रेखा पर रह रहा है। तो अब ये कैसा पता लगे कि ये जगह और ये जगह में डिस्टेंस कितना है, ये जगह कहाँ पर है, ये जगह कहाँ पर है। ठीक है, ये पृथ्वी अपने जो गोलार्ध के रूप में है। ठीक है, इसकी जो देशांतर रेखा है वो इस प्रकार है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर है, मतलब ऊर्ध्वाधर रूप में देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा ऊर्ध्वाधर में है, तो ये जो वृत्त अक्षांश रेखा है तो वृत्त के रूप में थी, दीर्घवृत्त के रूप में, ये अर्धवृत्त के रूप में। देखो, मतलब ये रेखा अर्धवृत्त के रूप में, इसके अपोजिट मिलेगा वो भी अर्धवृत्त के रूप में मिलेगा। इन संख्याओं की, ठीक है, ये अर्धवृत्त के रूप में है और अक्षांश रेखा दीर्घवृत्त के रूप में। जो ये अपनी है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, पृथ्वी है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो देशांतर रेखा में ये है। अब ये कैसा पता लगे कौन सी डिग्री? इंग्लैंड में मतलब एक सभा हुई थी जहाँ पे ब्रिटिश वगैरह की संस्थान थी, वहीं पे ही अनुसंधान वगैरह हो रहे थे। तो वहीं पे ही जो अपने वर्ल्ड है उसमें जो ब्रिटिश देश है फ्रांस वगैरह, यहाँ पर उसके बीच में सीधे सीधे रेखा खींची गई है, वो ग्रीनविच रेखा है। तो 0 डिग्री यहाँ उत्तर रेखा मानी गई है, वो देशांतर रेखा है। वहाँ से सभी सभी अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है वो, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, देशांतर रेखा है, वहाँ पर हमने ग्रीनविच रेखा है जो देशांतर है, जो वहाँ पर ये रेखा है। ठीक है, अर्धवृत्त के रूप में है। ठीक है, ये समझ में आ गया, अर्धवृत्त के रूप में रहती है। यहाँ पे वृत्त के रूप में, दीर्घवृत्त के रूप में, यहाँ अर्धवृत्त के रूप में रेखा। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है, वे क्षैतिज रेखा कहलाती है। ये क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश देशांतर तिरछी वगैरह। अब अपना ये प्रश्न बनता है कि भाई अक्षांश और देशांतर से समय कैसे ज्ञात करें। ठीक है, मैं वर्ल्ड का मैप बनाता हूँ, देखा दीर्घवृत्त के रूप में है। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे, लेकिन ये एक बार में समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे
जो ग्रीनविच रेखा है जो अपने यहाँ से निकलती है 0 डिग्री, 0 डिग्री, GMT। ठीक है, अपना इंडिया यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर अपना इंडिया यहाँ पे है, जो अपने यहाँ पे है ये है 82.5 डिग्री, तो ये 82.5 डिग्री ग्रीनविच रेखा। जीरो डिग्री GMT जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, ये देशांतर रेखा है। जो ऊर्ध्वाधर रेखा है देशांतर रेखा है, ये अपने पृथ्वी है उसके कार्य से। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये एशिया हो गया अपना, ये यूरोप हो गया। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया हो गया, ये अंटार्कटिका। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो GMT है, तो विश्व को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, इधर इस साइड जैसे अपन यहाँ पे दोपहर का 12 बजे, देखो देशांतर रेखाओं का जो अपने समय ज्ञात करने का है, वो तो पहले तो ये है कि सूर्योदय, सूर्यास्त, रात्रि, इनसे समय ज्ञात किया जाता है। चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रहों से समय का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लगाते हैं जो स्थानीय समय के हिसाब से, स्थानीय समय के हिसाब से कि दोपहर के 12 बजे हैं, ये अपन स्थानीय समय, वहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पड़ती है, सीधी किरणें पड़ती है, वहाँ पे छोटी छाया के रूप में बनती है, तो बिल्कुल कम छोटी छाया के रूप में बनती है, वहाँ पे दोपहर को 12 माने जाते हैं। लेकिन विश्व को एक समय रेखा में बांधने के लिए हमने एक 0 डिग्री GMT रेखा है। ठीक है, जो विश्व को बराबर भागों में बांटती है। इसी का जो अपोजिट है पीछे की साइड है कि अपने इस प्रकार है, एक चपटी है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में चपटी हुई है, और एक वृत्त के रूप में है, बीच में से उभरी हुई। तो इसका अपोजिट 180 डिग्री है, 180 डिग्री देशांतर रेखा है। इधर समय अपन जाएंगे जब बढ़ेगा, और इधर जाएंगे जब घटेगा। ठीक है, समय का यही है कि इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो घटेगा। अब सूर्य का प्रकाश, एक दिक्कत ये आती है किधर बढ़ेगा किधर घटेगा, काफी बार पढ़ भी लिया जाता है लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता, अपने कोई दिमाग नहीं लगा रहा। एक बात है कि 0 डिग्री GMT रेखा है, यहाँ पे सूर्य की किरण सीधी पड़ रही है, तो यहाँ पे दोपहर के 12 बजे। ठीक है, और यहाँ पे पहले बढ़ रही, यहाँ अगर 12 बजे तो यहाँ पे कितने बजे? ठीक है, 1 डिग्री पे, 1 डिग्री पे कितने बजे? तो इसका ये सीधा सा है, ऐसे करो यार, ऐसे तो नहीं होगा। ये इधर माइनस है, इधर प्लस है, हमेशा पढ़ भी लेते हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता। सूर्य का अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि पहले यहाँ पे 12 बजे थे, तो यहाँ पे कितने बजे थे? 11, और अब यहाँ पे 12 बजे, तो यहाँ पे कितना बजेगा? 1। ठीक है, अगर हमें जैसे अपने 82.5 डिग्री जो अपना समय है इंडिया का, इंडिया की जो देशांतर रेखा या उत्तर रेखा मान रखी है अपन ने समय रेखा,
भारत का मानक समय जो 42.5 डिग्री देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। अब 42.5 डिग्री देशांतर, अपनी जो पृथ्वी है 360 डिग्री पे घूमती है, मतलब 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में एक चक्कर काट लेती है घूर्णन गति से। घूर्णन गति का मैंने कल ही बता दिया था कि अपने अक्ष पर ही घूमना, ये नहीं किसी और चारों ओर घूमना, वो परिभ्रमण कहलाता है। ये अपने अक्ष पर ही घूमती है, ठीक है, अक्ष पर ही घूमती है। ये 24 घंटे में अपना चक्कर एक पूरा कर लेती है। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करने के बाद 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, मतलब 360 डिग्री। 360 डिग्री तो अपने को पता है 360 डिग्री 24 घंटे में पूरा कर रही है, ठीक है। तो हम 1 घंटे का निकाल लेंगे, बराबर 15 डिग्री, मतलब एक घंटे में कितना होगा, 15 डिग्री का कोण बढ़ रहा है। मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री का अक्षांश रेखा में तो समय 1 घंटे में 15 डिग्री क्रॉस कर जाती है अपनी जो पृथ्वी है घूर्णन गति के द्वारा, ठीक है। तो अपन ने 1 डिग्री का निकालना है, तो ये अपने को 60 मिनट, ठीक है, 60/15 4 डिग्री, ठीक है। 4 डिग्री पार करने में 1 मिनट का समय लेती है। 4 मिनट, मतलब 1 डिग्री पार करने में कितना समय लेती है, 4 मिनट का। 4 मिनट का समय लेती है। अपनी कौन सी है, 82.5 डिग्री देशांतर। और ये अपनी GMT रेखा, जो ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मानते हैं 82.5 डिग्री। तो अब इसका निकाल लो आप, 82 का निकाल लो, 82 गुणा 4, ठीक है, 328, ठीक है, 328 प्लस में आ जाए, प्लस में 2 और कर दो, 330 मिनट, ठीक है। ये 330 मिनट आ गए हैं। तो यहाँ पे अगर 12 बज रहा है तो अपने 12 में 330 मिनट ऐड कर लो, ठीक है। तो अपन इसको निकाल देंगे, मतलब 5.5 घंटा। तो अपना इंडिया का समय है जो 0 डिग्री GMT से 5.5 घंटा आगे है। अगर ऐसे ही यहाँ पे होता, इस साइड जो अपन रहता माइनस कर देते हैं, माइनस इसलिए करते क्योंकि यहाँ 12 बजे है ना, GMT रेखा पे 12 बज रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि इस साइड तो 11 ही बज रहे होंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे सूर्य आया नहीं, सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पे पड़ रही है। और अपनी जो ये है पृथ्वी तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। अपनी जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर टर्न लेती है, ठीक है। अब ये GMT से आप अपना समय किसी का भी निकाल सकते हो, कहीं का भी। अपनों तो अपने देश में तो एक ही माना क्या अंतर रेखा है 82.5 डिग्री, जिससे अपन समय निर्धारण करते हैं। श्रीलंका से भी इसी का होता है समय निर्धारण 82.5 डिग्री से ही। रूस है जिसमें 11 मानक समय रेखाएं मान रखी है। तो उस प्रकार हर एक घंटे में जो समय को 24 भागों में बांट रखा है अपने विश्व में, 24 भागों में अपने विश्व को बांट रखा है, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट में शेयर कर देना मुझे, तो मैं उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए फिर बता दूंगा मैं, जो आपकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मेरे हिसाब से तो सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आगे आपके जो सहपाठी वगैरह है उनको भी ये चैनल शेयर कर देना, जिससे कि उनका भी कुछ भला हो जाए। और ये है कि NCERT पढ़ने का फायदा ये है कि एग्जाम तो देते हैं अपन, एग्जाम देने के बाद फिर टीचर वगैरह पढ़ा देता है, फिर प्रूफ के रूप में NCERT मांगते हैं। तो ये है कि मैं NCERT इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ जो आपको समझ में भी आ सके। और NCERT 6 से 12 तक का ये है कि 2-2.5 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन मैं तेरी आपकी ये ज्योग्राफी पूरा करा दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।